नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का आर्या बताइए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जिक्र किया था, उसी प्रकार आज हम आगे बढ़ते हुए यूपीएससी के जिन 3 सेक्शनों का हम जिक्र कर चुके थे, मेन फाउंडेशन सब्जेक्ट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सिलेबस को हम कवर कर चुके थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। आखिरकार यूपीएससी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या डिमांड करती है, उसमें सिलेबस के अंदर क्या मेंशन किया है। यह प्री के लिए होगा। यह किसके लिए होगा? प्रीलिमिनरी के लिए होगा। एक्चुअली में यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर। अब वो 15 से 17 क्वेश्चन किस हिसाब से यूपीएससी पूछती है, वो तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन यूपीएससी ने सिलेबस में क्या मेंशन किया है? यूपीएससी ने अपने सिलेबस के अंदर मेंशन किया है सामाजिक व आर्थिक विकास। व्हाट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सामाजिक और आर्थिक विकास अपने सिलेबस के अंदर मेंशन करने का अर्थ ये है कि यूपीएससी चाहती है कि आपको इस बात का नॉलेज हो कि समाज के अंदर वंचित वर्गों का विकास हो और उनका आर्थिक विकास भी हो। सामाजिक समाज के अंदर क्या क्या आता है? समाज के अंदर वर्ग आता है, कास्ट आती है, इसके अलावा धर्म आता है, अर्थात विभिन्न समुदाय। इन सबका विकास हो, लेकिन कैसे हो? इकोनॉमिक्स वह किसके साथ हो? इक्वालिटी के साथ हो। इसके बारे में यूपीएससी डिमांड करती है। दूसरी चीज में यूपीएससी ने अपने सिलेबस के अंदर लिखा है सतत विकास। क्या होता है सतत विकास? उसी अवधारणा से जुड़ा हुआ है। अर्थात सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि हम संसाधनों का दोहन इस प्रकार करें कि यह पीढ़ी तो सुरक्षित रहे, इसको भी संसाधनों का उपभोग करने का अवसर प्राप्त हो और आने वाली पीढ़ी भी इसके जो मतलब पर्यावरण को होने वाले नुकसान को न झेले और वो भी मतलब पर्याप्त रूप से संसाधनों का उपयोग कर सके। इसके लिए उसने सतत विकास का प्रयोग किया है। दूसरी अगर मैं बात करूँ गरीबी, अपने को पता है पूरे भारत के अंदर लगभग आधी जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है। हमारे देश में पैसों का वितरण अपर्याप्त रूप से है, संसाधनों का वितरण भी अपर्याप्त रूप से है। तो गरीबी उन्मूलन से मुद्दे। ठीक, इसके बाद में जनसंख्या की डेमोग्राफ का क्या मतलब है? देश की जनसंख्या कितनी है? जो अपने आंकड़े आए हैं 2011 के, 21 का सेंसस क्यों नहीं हुआ, उसके आधार के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इकोनॉमिक्स में प्री के अंदर। दूसरी बात करूँ समावेशन के बारे में यूपीएससी ने साफ मेंशन किया हुआ है इंक्लूजन का मतलब है जो लोग मुख्य धारा के अंदर ऐड नहीं है उनको ऐड कर मुख्य धारा में ऐड करना है, जो मुख्य धारा से वंचित लोग हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण। अब इस पर यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बना सकती है? जैसे कि पीएम मुद्रा नाम की एक योजना है, वह वित्तीय समावेशन। इस समावेशन को सीधा ना बोलकर हम वित्तीय समावेशन बोल रहे हैं ताकि महिलाओं की भागीदारी भी आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसके लिए यूपीएससी ने समावेशन वर्ड यूज किया है। दूसरी अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट पहल, जितनी भी गवर्नमेंट पहल चल रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, सौभाग्य योजना हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, वन नेशन राशन कार्ड योजना हो गई, इसके अलावा अमृत योजना हो गई, जैसे भारत के अंदर रोडों मतलब हाईवे को मजबूत करने के लिए भी सागरमाला जैसी परियोजना चल रही है। इन सभी का यूपीएससी इनके बारे में पूछती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूपीएससी और कहाँ से प्री के अंदर क्वेश्चन पूछती है, तो आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी रखते ही रखती है। जिसके बाद में मुद्रास्फीति, करेंसी इन्फ्लेशन। ठीक, इन सबसे यूपीएससी एवरेज स्कोर कितना रहता है यूपीएससी का? 15 से 17 क्वेश्चन। ये जीएस3 का भी पार्ट है और जीएस3 के अंदर यूपीएससी ने सिर्फ 10 लाइन लिखी है, जिसके अंदर इसने क्या लिखा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या लिखा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अब उसके अंदर ये भी आ जाएगा, सतत विकास भी आ जाएगा, गरीबी उन्मूलन या बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे भी आ जाएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ भी आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा। अब हम तैयार कैसे करेंगे इकोनॉमिक्स को? तो इकोनॉमिक्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले देखो एवरेज स्कोर 15 से इस तरह क्वेश्चन थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। अर्थात अगर आपने यूपीएससी के 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चनों पर पकड़ बना दी तो आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इनमें से 15 से 17 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक्स पर। तो इकोनॉमिक्स में पूछती कहाँ से? जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर जाना पड़ेगा। जैसे धीरे धीरे अपनी क्लास आगे बढ़ती जाएगी मैं उनके बारे में आपको बताता चला जाऊंगा। अभी आपको क्या ध्यान करना है कि यूपीएससी का सिलेबस ही है। एक्चुअली में कोई भी आयोग हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की, आप किसी भी कमीशन के सरकारी नौकरी की तैयारी करो, चाहे वो एचएससी हो या झारखंड के लिए पीएससी हो या एचपीएससी हो या आरएएस हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहला अगर कोई पिलर होगा तो वो होगा इसका सिलेबस। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, विज्ञान व प्रौद्योगिकी। यह भी यूपीएससी में एक अपना बढ़िया स्थान रखता है। 9 से 10 क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछता है। जैसे कि 2022 के क्वेश्चन पेपर, 2022 की प्री के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख सकते हो। उसके अंदर क्वांटम कंप्यूटर की यूनिट पूछी हुई है, वेब के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेब वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, आईपीआर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअली में यूपीएससी ने सिलेबस के अंदर मेंशन किया है। क्या क्या मेंशन किया है? देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वैसे तो मेंस का पार्ट है, लेकिन इसके बढ़ते उपयोग को देखते हुए आजकल प्री के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आने लगे। अर्थात यूपीएससी पूछती कहाँ से है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी। कहाँ से? पहली लाइन क्या है? संचार प्रौद्योगिकी। दूसरी लाइन क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। तीसरा क्या है? रोबोटिक्स, अर्थात रोबोटिक्स और ड्रोन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। रोबोटिक्स एक ऐसी प्रणाली है, अर्थात किसी मशीन को मानव का रूप देकर उससे मानवीय रूप में कार्य करवाना, जिससे हम अपने घरेलू जैसे कार्य या फिर अंतरिक्ष में भेजना वैसे कार्य। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ गया? ऑर्बिट बोले तो कक्षा। इसके अलावा सैटेलाइट, उपग्रह अर्थात इसरो। इसके बारे में यूपीएससी स्पेस टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछती है। आईपीआर में क्या आता है? आईपीआर में मतलब पैटेंट, कॉपीराइट, अर्थात ये वही अधिकार है जो किसी मनुष्य को इसलिए मिलते हैं ताकि वो अपने बौद्धिक विकास कर सके। बौद्धिक विकास में क्या होता है? अपना सामाजिक विकास भी कर सके, अपना आर्थिक विकास भी कर सके, अपना राजनीतिक विकास भी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार, यहां से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसके मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है? जो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का विकास कर सके, उसके लिए किसी राज्य को अधिकार देने होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम 2 या 3 चीजों का जिक्र करते हैं। जैसे पेटेंट हो गया, हम किसी चीज के लिए कोई पेटेंट करते हैं। जैसे कि भारत है ना, भारत की संस्कृति हमेशा से वनों के ऊपर निर्भर रही है, और वनों के ऊपर निर्भर रहने के कारण ऐसी जड़ी बूटियां भारत के अंदर मिलती है, ऐसी औषधियों का निर्माण हमारे यहाँ की स्थानीय जनजातियां कर देती है, जिनका फायदा उठाकर विदेशी कंपनियां उनको पेटेंट कराकर उनके ऊपर अपनी मोनोपोली स्थापित कर लेती है, अपना एक अधिकार स्थापित कर लिए। उसी को बचाने के लिए कोई चीज पेटेंट कराई जाती है। एक होता है कॉपीराइट, अगर किसी व्यक्ति ने कोई नया आविष्कार किया है तो उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर देता है। अगर कोई दूसरा उसका यूज करता है तो इस तरह के अधिकार इसके अंदर आते हैं। ठीक, ये किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भारत ने अपना एक संस्कृति संग्रहालय भी बनाया है, ताकि हम अपनी मतलब जो बौद्धिक संपदा के अधिकार है उनको सुरक्षित रख सके, लोगों तक उनके बारे में जानकारी पहुंचा सके। तो यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन कवर करता है।
ठीक, अगली मैं बात करूंगा एडवांस टेक्नोलॉजी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। एडवांस टेक्नोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन उठेगा? सबसे पहले उठेगा सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन, दूसरा क्वांटम कंप्यूटर से उठेगा। क्वांटम कंप्यूटर से क्वेश्चन उठेगा। इसके अलावा रेडार से, इसके अलावा लेजर से क्वेश्चन उठेगा। इसके अलावा दो टॉपिक और है, एग्मेंटेड रियलिटी और एक टॉपिक और है जिसको हम वर्चुअल रियलिटी और बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल रियलिटी, एग्मेंटेड। अब जैसा कि सुपर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन होता है, क्वांटम कंप्यूटर से तो अब की बारी आया है मेंस में। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? सबसे बड़ा कंप्यूटर, जैसे कि फेसबुक है। अगर फेसबुक का कोई ना कोई तो सर्वर होगा, वो कहीं ना कहीं से तो पूरा सिस्टम हैंडल करती होगी। जैसे आईटी एक्ट अभी लाए हैं हम 2020 के, तो उसके लिए सभी जितनी भी जो आईटी कंपनी है उनके ऊपर मोनोपोली स्थापित करने का आरोप लगाते हुए उनके अंदर जैसे ग्रेवेंस रिडर्सल ऑफिसर तैनात करने की मंजूरी, तो इनमें जैसे ट्विटर वगैरह में इसी तरह उनको एक हैंडल करना होता है। अगर उनको हैंडल करना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई तो बड़ा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर है। इसकी यूनिट पूछी थी अभी जो इसकी क्यूबिट है। इसके बाद में रेडार क्या काम करता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब क्या है? अगर बाहर से कोई आक्रमण, अगर मिसाइल या फिर कोई लड़ाकू विमान अटैक कर रहा है तो ये उसको रेडियो वेव्स के माध्यम से पकड़कर उसको मतलब कैप्चर करके और उसको मार के रखता है अन्य प्रौद्योगिकी द्वारा। लेजर, ये समुद्र के अंदर लेजर लाइट होती है। ठीक, इसके अलावा हम एक और चीज भी करते हैं, सोनार। ठीक, ये रेड लाइट होती है, रेड वेवलेंथ की लाइट, जो हीरे जैसे पदार्थों को काटने के काम आती है। इसका भी बहुत ज्यादा सोनार समुद्र के अंदर काम करता है। सोनार जैसे समुद्र के अंदर चल रही पनडुब्बियों को पकड़ने के लिए। एग्मेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का क्या मतलब है? एग्मेंटेड रियलिटी का मतलब है संवर्धित वास्तविकता। संवर्धित वास्तविकता का क्या मतलब है? जैसे कि आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिनको लगाते ही हम एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में वो क्या कारगर, उनके क्या अनुप्रयोग है, उनके एप्लीकेशन क्या है? वर्चुअल रियलिटी, उसको हम आभासी वास्तविकता बोलते हैं। इन सब प्रयोग के एडवांस टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा रोबोटिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी क्या है? भारत के पास कितनी मिसाइल है? तो सबसे पहले अगर इसमें क्या आ जाएगा? मिसाइल आ जाएगा। मिसाइल के लिए हमने सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया 1984 में एपीजे अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत हमने 5 मिसाइल स्वदेशी विकसित की थी। पटना, पृथ्वी, आग, त्रिशूल, नाग, अग्नि। आया समझ? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, इंटीग्रेटेड। इसीलिए तो भारत का मिसाइल मैन कौन कहलाता है? अब्दुल कलाम कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास एयर जेट, इसके अलावा जेट प्लेन, हमारे पास नौसेना के लिए क्या है? एयर कैरियर है या नहीं? वो सब क्या होते हैं? वो जैसे जैसे मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा मैं आपको सब बताता चलूंगा। एयर कैरियर, नौसेना के पास क्या है? पनडुब्बियां कितनी है? अगर पनडुब्बी है तो वो डीजल संचालित है, इलेक्ट्रिक संचालित है, या आजकल तो न्यूक्लियर बेस्ड हो गया। एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जीन का अध्ययन करते हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन ट्रांसफर व डीएनए की बात करते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों का हम जीन से ही पता चला लेते हैं। जैसे कि अगर एक कुत्ते की अगर जीन ट्रांसफर करनी है किसी के अंदर, जैसे सुअर के अंदर ट्रांसफर कर दी, जैसे चूहों पर जो भी परीक्षण वगैरह होते हैं उसी के आधार पर। एक होता है बीजों का संकरण। बीजों का संकरण का मतलब है बीजों का हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिड बनाकर उससे ऐसी पैदावार लेना जो उसके सिंपल प्रकार से हमें नहीं प्राप्त हो सकती थी। इसी के आधार पर हमने हरित क्रांति को लॉन्च किया था। हमने अपने गेहूं के बीजों का हाइब्रिड बनाया था, जिनके अंदर एम स्वामीनाथन
का सबसे बड़ा योगदान थे और वो ही भारत में हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं। ठीक, अब मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ आगे और, तो एक दो लाइन और बची है, एक दो लाइन वैज्ञानिकों का योगदान, मेंस का टॉपिक है ये। ठीक, और एक भारतीयों की उपलब्धियां, अचीवमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर पाते हैं। इसके अंदर होमी जहांगीर बाबा हो गया, होमी जहांगीर बाबा के अलावा अगर मैं बात करूँ एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, सीवी रमन हो गया, इसके अलावा विक्रम साराभाई हो गए। ठीक, इन सब के बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं इसका समापन करते हुए अगली क्लास में एनवायरनमेंट और सामान्य विज्ञान के साथ आपको मिलता हूँ, और प्री का सिलेबस कंप्लीट करते ही हम आगे जीएस की ओर बढ़ेंगे और उसके सिलेबस को धीरे धीरे समझेंगे, फिर अपना कोर्स शुरू करेंगे जीएस 1 से लेकर मेंस की तैयारी स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।